जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी। जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी निकली हुई है इस समय, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, जिसके सिलेबस को लेकर बहुत ही उपापोह की स्थिति है सभी छात्रों के बीच में। इसमें सिलेबस की बात करें तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जीएस है और दूसरे में सब्जेक्ट है। यहाँ पे जीएस तो हर कोई कोचिंग वाला वही बता रहा है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, नागरिक शास्त्र है वही सेम है हर जगह, जो यूपी पीसीएस की है। और लेकिन यहाँ पे सबसे पेचीदा सवाल यहाँ पे होता है, सभी बच्चों में, सभी स्टूडेंट्स में इसको लेकर बड़ी उथल पुथल की स्थिति है, क्योंकि इसकी कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिससे पढ़कर बच्चे अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो इस विषय में हमें सभी बच्चों को कोई बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और आराम से हमें स्टडी करनी है। और हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं यूपीपीएस के जीएस और सब्जेक्ट दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, और एक वीडियो इसकी और एक वीडियो इसकी, दोनों की हम एक साथ दिया करेंगे यहाँ पर ताकि हमारे सिलेबस को आसानी से हम लोग कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्तों, अब इस बैच को स्टार्ट करने के लिए जो हमारी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसको। इसमें फ़ीस की बात करें, अगर हम लोग फ़ीस की बात करते हैं तो हमारी फ़ीस जो है बिल्कुल नॉमिनल है और वो ज़ीरो है, कोई भी चार्ज नहीं होगा। बस आप लोगों को वीडियो देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, हम एक टेलीग्राम ग्रुप का भी निर्माण करेंगे और मैं उसका लिंक भी दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग चाहें उसमें जुड़ सकते हैं। उसमें हम ये जो भी पीडीएफ होंगी, नोट्स होंगे, सारे डालते रहेंगे, करंट अफेयर्स की भी रेगुलर उसमें डिस्कशन करते रहेंगे और जो भी होगा सब कुछ हम लोग करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका जो सिलेबस है, एचईओ के सिलेबस में एक टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी हम लोग आज एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत में भी हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नौ पाषाण, सभी पाषाण कालों को पढ़ेंगे। ताम्र पाषाण काल, काश्य युग, ताम्र युग, वैदिक साहित्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, कुषाण वंश, ये सब हमारे कोर्स में हैं एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स। हम इनको एक एक करके स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग सभी पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे जहाँ से हमारा महत्वपूर्ण है। और एक बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे हम लोग, ज़्यादा इधर उधर की सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम लोग स्टडी करेंगे। इधर उधर दुनिया भर की नौटंकी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है ओके, यहाँ तक हमें महत्वपूर्ण बातें बतानी थी। अब हम लोग पहुँचेंगे अपने सीधे टॉपिक पे और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, चलिए। प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो हमें इसमें करना क्या है, हमें इतिहास के बारे में थोड़े ब्रीफ नॉलेज लेनी है और फिर अपने मेन विषय पे, जो मेन कोर टॉपिक है हमारा, उस पर जाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर इतिहास क्या होता है। इतिहास क्या है? तो इतिहास, हम सामान्य बात करें, इतिहास मतलब होता है अतीत की चीज़ों के बारे में वर्णन करना। जैसे कुछ भी अतीत का कोई भी तथ्य है और उन तथ्यों पर जो इतिहासकारों के अपने उनके निजी दृष्टिकोण होते हैं, उनका परिणाम जो होता है इतिहास कहलाता है। सिंपल शब्दों की बात करेंगे हम तो अतीत और वर्तमान के मध्य एक संवाद जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा इतिहास कहलाता है। बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात, हम विषय की शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हमें जानना ही क्या है, अदरवाइज़ हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे होगी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बिल्कुल बताऊँगा आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं जिस पॉइंट से, हम वहाँ उस पॉइंट का भी वर्णन करेंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट भी बताएंगे कि इस पॉइंट से अपने एचईओ के एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, एचईओ के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन जो जनरल जीके या जीएस के होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, इसलिए हमें सभी विषयों को बाकायदा कायदे से करना है।
इतिहास को जानने के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो इतिहास को जानने के 3 तरह के स्रोत बताए गए हैं। पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण है। पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो पुरातत्व क्या होता है? जगह की खुदाई करने पर जो हमें अवशेष मिलते हैं, उनमें जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे भवन है, इमारत है, अभिलेख हैं, मूर्तियाँ हैं, सिक्के हैं, ये सब क्या आते हैं? हमारे पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं। इमारतें हैं, चित्र हैं। और साहित्यिक स्रोत की बात करें तो अनेक धार्मिक पुस्तकें हैं, गैर धार्मिक पुस्तकें हैं, ये सब किताबें हैं जो साहित्यिक स्रोत है। और अनेक प्रकार के विदेशी विवरण, जैसे अनेक प्रकार के बहुत सारे विदेशी भारत भ्रमण करने के लिए आए, उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे, भारत के बारे में उन्होंने बताया, भारत की सभ्यता के विषय में बताया। उन सबसे हमें जो है हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर हम इसका विभाजन करें समय की दृष्टि से, तो हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल होता है जिसके विषय में कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कोई भी प्रागैतिहासिक काल के विषय में कोई भी लिखित जानकारी नहीं होती है। कोई भी लिखित जानकारी नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं इस समय का मानव जो है लिखना पढ़ना नहीं जानता है। जैसे पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल की बात करें तो हमारा प्रागैतिहासिक काल की बात हो जाती है। दूसरा आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? इस समय के लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल हैं। प्रागैतिहासिक लिखित साक्ष्य क्या हैं? लिखित साक्ष्य विद्यमान है, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। अर्थात हम ये सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि इस समय का मानव पढ़ना लिखना तो जान गया था, परंतु उसकी लिपि को हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है। जैसे काश युगीन है, पूर्व की वैदिक युगीन संस्कृति है, उसकी बात करें तो वो हमारे आद्य इतिहास में आती है। उसके बाद इतिहास आता है। इतिहास क्या है? इस समय क्या है? मानव पढ़ना लिखना भी जान गया था, और इस समय की जो संस्कृति है उसको मानव पढ़ना लिखना जान गया था, और इस समय की भाषा को हम लोग भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे काल को जो है इतिहास कहा जाता है। वैदिक काल के बाद के समय को, जिसमें अनेक प्रकार के वेद, वेदांग, श्रुति, स्मृति, मनुस्मृति, ये सब लिखे गए, वो सब इतिहास के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा यहाँ से मेन टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब हमें पढ़ना है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक हमारा आता है पाषाण काल। पाषाण काल की अगर बात करें तो पाषाण काल की शुरुआत प्रागैतिहासिक युग से मानी जाती है, प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है। भारत की बात करें, अगर भारत में पाषाण काल की खोज की बात करें अगर हम सर्वप्रथम, तो 1863 में रॉबर्ट ब्रिस्पुट ने दक्षिण भारत के पल्लवरम, जो तमिलनाडु राज्य में है, में एक हैंड एक्स प्राप्त किया खुदाई के दौरान। हैंड एक्स, और ये हैंड एक्स जो है उन्होंने पाया कि ये हैंड एक्स होमो इरेक्टस मानव के समय का बना हुआ हैंड एक्स, जिसे हिंदी में हस्तकुटारा बोलते हैं, होमो इरेक्टस मानव के द्वारा यूज किया गया है। हैंड एक्स है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं भारत का पहला प्राग ऐतिहासिक काल का जो साक्ष्य मिलता है वो पल्लवरम से मिलता है, दक्षिण भारत। और इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्रिस्पुट ने की थी। इसीलिए रॉबर्ट ब्रिस्पुट को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। ये पॉइंट क्या है हमारा? इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्या कि जो हैंड एक्स मिली थी, ठीक है, होमो इरेक्टस मानव के द्वारा यूज की जा रही थी उस समय। अब होमो इरेक्टस मानव जो है ये रहता कहाँ था? नर्मदा नदी घाटी के पास एक हथनौरा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी है, वहाँ पे हथनौरा नामक एक जगह है, वहाँ पर ये मानव शायद रहता होगा, क्योंकि यहीं पर प्रागैतिहासिक काल के प्राचीनतम जीवाश्म के साक्ष्य यहाँ पर जो है हथनौरा में जो होमो इरेक्टस मानव की कपाल के एक अवशेष, कपाल के साक्ष्य मिले हैं। तो अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो पेपर में आ भी चुका है। ठीक है। अब पाषाण काल जो है 3 भागों में बटा हुआ है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का मानव जो है, पुरापाषाण काल में मानव शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। ठीक है, खानाबदोश अपनी जीवन व्यतीत करता था
और शैल श्रेयों में रहता था या खुले स्थान में रहता था। इस समय मानव एक स्थायी मकान बनाकर नहीं रहता था। मध्य पाषाण की बात अगर हम करें तो मानव पशुपालक था और खाद्य संग्राहक था। यहाँ पे शायद मानव ने कुत्ता पालना शुरू कर दिया था, ठीक है। और नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ पशुपालक तो था ही था, यहाँ पे खाद्य उत्पादक हो गया था, अर्थात मानव जो है अनाज को उत्पन्न करने लगा था। ये उत्पादक लिखा हुआ है, उत्पादक, ठीक है दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पूरा पाषाण काल जो है उसको भी तीन भागों में बांट दिया गया है। पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। एक निम्न पूरा पाषाण काल दिख रहा होगा सबको, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण, उत्तर मत याद करो, उच्च पूरा पाषाण काल याद रखो, उच्च पूरा पाषाण काल। अब हमें इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो है, इस समय का मानव अपने औजारों को बनाने के लिए जिस पत्थर का यूज करता था वो कार्टजाइट पत्थर हुआ करते थे। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निम्न पाषाण काल में दो तरह की संस्कृतियाँ मिलती है, एक सोहन घाटी संस्कृति, दूसरा हस्तकुठार संस्कृति। जो सोहन घाटी संस्कृति है इसे जो है चॉपिंग पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय का मानव जो है चॉपिंग टाइप के उपकरणों का इस्तेमाल करता था शिकार करने में। उदाहरण की बात करें तो जैसे क्लीवर है, ये चॉपिंग टाइप का एक उपकरण है जो कि सोहन घाटी में रहने वाले मानवों के द्वारा, सोहन घाटी में रहने वाले प्रजातियों के द्वारा यूज किया जाता है शिकार में। और ये सोहन घाटी जो पंजाब में सोहन नदी घाटी में पाई गई, और ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। हस्तकुठार संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो हस्तकुठार संस्कृति दक्षिण भारत में कृष्णा और कावेरी नदी घाटी में पाई गई। और हस्तकुठार पद्धति में अगर महत्वपूर्ण बात करें तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्टूरियन तकनीकी के द्वारा हस्तकुठारों का निर्माण किया गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें, तो पल्लवरम, अत्तिरपक्कम, मानाजनकारम और गिदलूर, ये चार जो है प्रमुख स्थल भी माने जा सकते हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि पल्लवरम में जो है 1863 में रॉबर्ट ब्रिस्पुट ने हैंड एक्स को खोजा था, जो हम बता भी चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा हम बात करें 1982 में, शुरुआत में हमने बताया था कि नर्मदा नदी घाटी में हथनौरा नामक एक जगह है जहाँ पर क्या मिला है, मानव कपाल के साक्ष्य मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के हैं। इसकी खोज 1982 में अरुण सोनकिया के द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट को पॉइंट है, याद रखना है इसको कि किसके द्वारा की गई है, अरुण सोनकिया के द्वारा, ठीक है दोस्तों। ये तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बन जाते हैं, देखो, ठीक है। उसके आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसे मध्य पूरा पाषाण काल शल्क संस्कृति कहा जाता है। इसे फलक संस्कृति कहा है HD शंकालिया ने। अच्छा, फलक संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय के जो उपकरण थे फलक टाइप के बने होते थे। फलक टाइप का मतलब एक तरफ उनमें धार हुआ करती थी। और जो यहाँ पे फलक टाइप के उपकरण बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाने लगा था? चट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाने। जैसे वहाँ पे पूरा पाषाण काल में जो है निम्न पूरा पाषाण काल में जो है क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल होता था, ऐसे ही जो है यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण काल में जो है चट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें हम तो उच्च पूरा पाषाण काल को जो है उच्च पूरा पाषाण काल में जो है ब्लेड उपकरणों का इस्तेमाल होता था। इस समय आग की खोज हो चुकी थी और इस समय का मानव बिल्कुल होमोसेपियंस हो गया था। सोचने समझने की क्षमता का विकास हो रहा था धीरे धीरे। और इस समय के जो औजार थे वो चकमक पत्थर और हड्डियों के प्रयोग के द्वारा बने थे। इसीलिए इस समय चकमक पत्थर और हड्डियों का व्यापार भी होने लगा था। हड्डियों का व्यापार भी होने लगा था। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि चित्रकारी का प्रारंभ अगर प्रश्न आ जाए तो कब से माना जाता है? तो उच्च पूरा पाषाण काल में उच्च पूरा पाषाण काल से चित्रकारी का प्रारंभ हो जाता है।
जिसकी खोज 1957 में वी.एस. वाडकर 1957 में वी.एस. वाडकर ने एमपी के रायपुर जिले के भीमबेटका नामक स्थान से की है। और इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या आ जाता है कि सर्वप्रथम हड्डियों द्वारा निर्मित मात्र देवी कहाँ से मिली है, तो बेलन घाटी में लोहदा नाला नामक एक क्षेत्र है, वहाँ से जो है ये हमें प्राप्त हुई है। क्या? हड्डियों की मात्र देवी की मूर्ति। ये 2 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मध्य पाषाण काल की बात करें। मध्य पाषाण काल हमने स्टार्टिंग में कहा था, इस समय का मानव आखेटक और पशुपालक था। पशुपालक इसलिए था क्योंकि शिकार पर, आखेटक मतलब शिकारी था, और शिकार पर जब जाता था तो तमाम तरह के जानवर से मिलते रहते थे। कुत्ता, उसने पाया कि कुत्ता जो है उससे भी तेज़ दौड़ता है और शिकार करने में मदद करता है, इसलिए उसने कुत्ते को सबसे पहले पाला। बकरी तो बात की बात है। इस युग में क्या, मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें माइक्रोटाइप टूल्स यूज होने हैं। माइक्रोलिथिक युग भी कहा जाता है इसलिए क्योंकि इसमें माइक्रो टाइप के औजारों का इस्तेमाल होना है, पतले छोटे औजारों का इस्तेमाल होने लगा था। होलोशीन युग से इस युग का संबंध है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, हम लोग उनको पढ़ेंगे, वो पेपर में पूछी जाती है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि अधिकतर मध्य पाषाणकालीन स्थलों में मिट्टी के बर्तन नहीं मिले हैं, लेकिन गुजरात के लंगनाद में इसके साक्ष्य मिलते हैं। शिलाकला का प्रारंभ जो है मध्य पुरापाषाण काल से माना जाता है। ठीक है, जिसमें जिसके साक्ष्य 1867 में यूपी के कैमूर पहाड़ियों में स्थित सुहागी घाट से इसके साक्ष्य मिले हैं। बाकी व्यापक साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से मिले, ये एक बार रीड करना है, केवल ओनली रीड करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात दिया जाती है कि जो इस समय मध्य पुरापाषाण काल में समाधियाँ और शिलाचित्र मिले, इससे हमें उस समय के लोगों की धार्मिक मान्यता व लिंग के आधार पर कार्य विभाजन की जानकारी के बारे में पता चलता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि नॉर्मली हमने पहले पॉइंट में देखा कि मध्य पुरापाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कहीं नहीं दिखता है, परंतु गुजरात के लंगनाद में मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। तो हम ये भी एक बात याद रखेंगे कि इस समय जो प्रयुक्त मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, गैरिक मृद भांड पात्र हुआ करते हैं, जिन्हें ओपीसी कहा जाता है, और ये गंगा यमुना के दोआब में ये पाए गए हैं। विशिष्ट मृदभांड के जो साक्ष्य मिले वो हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य पुरापाषाण काल में विशिष्ट मृदभांड के जो साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से मिले। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक या ट्रिक हम लोग बताने जा रहे हैं कि मध्य पाषाण कालीन स्थल जो हैं उनको हमको कैसे याद रखना है। उनको याद रखने की सबसे अच्छी एक सिंपल तकनीक ही हमने निजात की है, कह सकते हैं विधि है, टेरी सभा। देखो, ये कामा लगा है और ये कामा लगा है, 2 कामा लगे हैं, इनका हमें विशेष ख्याल रखना है। एक ये कामा है और एक ये कामा है और एक ये कामा है, दोनों कामा है। टेरी सभा आदम लंबी लेखा पंचजल। टेरी सभा आदम लंबी लेखा पंचजल। इसको 10 बार हम लोग बोलेंगे। टेरी सभा आदम लंबी लेखा पंचजल, 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 टेरी सभा आदम लंबी लेखा पंचजल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है टेक्निक याद हो जाएगी, फिर हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। टेरी तमिलनाडु में एक जगह है, टेरी एक तमिलनाडु में जगह है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ लेंगे, अभी हम बस ये बता दे रहे हैं कौन अक्षर किसको डिनोट करता है। टेरी तमिलनाडु में एक जगह है, यहाँ पर पत्थरों के, ये देखो, पत्थर उद्योग के कच्चा माल के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक एक को पहले पढ़ते हैं। सा से सराय नहर राय हो गया, बा से बागौर शबा, आ से आदमगढ़, दा से दमदमा, मा से महागढ़ा और महदहा, ये हो गया। लंबी से लम से हो गया लंगनाद, बी से बीरभानपुर हो गया, लेखा से लेखनिया हो गया, यहाँ से सबसे अधिक कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। पंच से पंचमढ़ी हो गया और जल से जलाहट्टी हो गया। दोस्तों हमें ये लाइन याद रखनी है। लाइन क्या है? टेरी सभा आदम लंबी लेखा पंचजल। ठीक है, इससे हमें सारी जो मध्य पाषाण कालीन के स्थल हैं याद रहेंगे। अब हम इनको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे टेरी जो है तमिलनाडु में है, पत्थर उद्योग के लिए कच्चे माल का साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। दूसरा सराय नागर राय या नाहर राय, प्रतापगढ़ यूपी, यहाँ से क्या मिला? स्तंभ गर्त मिला, वेरी इंपॉर्टेंट स्तंभ गर्त हो गया।
स्तंभगर्त हो गया। यहाँ पर हत्या, युद्ध में हत्या का पहला साक्ष्य यहीं से मिलता है, जिसमें वेस्ट टू ईस्ट और वेस्ट, इधर खोपड़ी है इधर पैर है, ऐसे जो है साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल भी मिले हैं, ये भी बात याद रखनी है। दूसरा बागौर है। बागौर से क्या मिला? बागौर से स्थायी आवास स्थल के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से मिले। और पशुपालन में कुत्ता है। आदमगढ़ में सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आदमगढ़ एमपी में एरिया है, एमपी में। यहाँ पशुपालन के प्रथम साक्ष्य ये इम्पॉर्टेंट आ जाता है। और यहाँ पे पशुपालन में क्या था? कुत्ता पाला गया था पहली बार। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं वीरभानपुर वेस्ट पश्चिम बंगाल में। याद रखना है कौन कहाँ पड़ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीरभानपुर में आवासीय बस्ती मिली है। फिर लंगनाथ हम लोग अभी गुजरात में पढ़ चुके हैं, इसका उत्खनन एच.डी. संखालिया ने किया है। यहाँ पे रेत के ठोस टीले इम्पॉर्टेंट है। रेत के ठोस टीले, 14 मानव कंकाल और मिट्टी के बर्तन, 14 मानव कंकाल लंगनाथ से मिले। कितने मानव कंकाल मिले हैं? 14 मानव कंकाल मिले हैं, याद रखना इस बात को। लंगनाथ से रेत के ठोस टीले, 14 मानव कंकाल और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। फिर आता है महादहा प्रतापगढ़ यूपी में। यहाँ महादहा, यहाँ से क्या मिला है? हड्डी के उपकरण। स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य, इंपॉर्टेंट। स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ है? महादहा से। ठीक है, उसके बाद आता है दमदमा भी यूपी में है। यहाँ दमदमा से त्रिक समाधि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर त्रिक समाधि के साक्ष्य मिले हैं तो मृत्यु दर ज़्यादा होगी और गड्ढे खोदने में आलस्य होगा, खोदना कठिन होगा। महागढ़ा भी यूपी में पाए जाने वाला एक साक्ष्य है, एक स्थल है। दूसरा हम लेखनिया जो है मध्य प्रदेश एमपी में। यहाँ 17 नरकंकाल, सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? लेखनिया से मिले हैं। पंचमढ़ी 2 प्रसिद्ध शैलाश्रय और जलाहट्टी कर्नाटक में रोमन लिपि में डी अक्षर के आकार का एक फलक मिला है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग अब पढ़ते हैं हमारा नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल की खोज की बात करें, प्राइमरोज को इसका श्रेय जाता है कि नवपाषाण काल की खोज जो है प्राइमरोज ने की है। नवपाषाण काल में क्या हुआ? नवपाषाण काल का मानव जो है क्या करने लगा था? कृषि करने लगा था। अच्छा, कृषि के साक्ष्य भी मिले। सबसे पहला साक्ष्य तो मेहरगढ़ से मिला, जहाँ पे जौ की खेती, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में, जहाँ 7500 BC पूर्व मेहरगढ़ में जौ की खेती। दूसरा एक और साक्ष्य मिला लहुरादेव, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, जहाँ चावल की खेती। और एक और साक्ष्य मिला कोल्डियवा, यहाँ सबसे प्राचीनतम चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। अब एक बात याद रखने वाली है, जैसे कृषि मानव ने शुरू कर दिया था, तो अगर कृषि शुरू कर दी तो उसके कोई भी व्यक्ति अगर कृषि करने लगेगा तो उसको क्या ज़रूरत होगी कि अपने जहाँ खेती कर रहा है उसके आसपास कहीं जीवन, मतलब एक स्थायी जीवन की डिमांड हुई। तो अब भाई जहाँ पे रहने लगा तो उसे कुछ मिट्टी के बर्तनों की भी ज़रूरत होगी। अब मिट्टी के बर्तन की ज़रूरत हुई तो उनको बनाना भी था, तो इसके लिए कुम्हार की चाक का भी निर्माण हो गया। और कुम्हार की चाक का जब निर्माण हो गया तो वो लोग इसका प्रयोग काहे में करने लगे? पहिए में भी करने लगे। तो पहिए का भी आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। इस समय का मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक करने लगा। मृत्तिका पात्रों का निर्माण हो गया। तकनीकी प्रगति, आयु लिंग के आधार पर कार्य का विभाजन होने लगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें महाराष्ट्र के लोग मृतक को दफन करने के लिए एक कलश में रखते थे और उत्तर दक्षिण नॉर्थ और एक मिनट नॉर्थ और साउथ, इस तरीके से शवों को गाड़ते थे। अब प्रमुख स्थल की बात करें तो बुरजोम जम्मू कश्मीर में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुरजोम जम्मू कश्मीर। यहाँ भुज वृक्ष का समान निष्कारित होता है। यहाँ पर गर्ता आवास के प्रमाण मिले हैं। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। लोग जल स्रोतों के पास रहते थे। ठीक है, जल स्रोतों के पास लोग रहते थे। गर्ता आवास के प्रमाण मिले हैं। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के आवाज़। गुफा कराल जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर सिलबट्टा और हड्डी के औजार। गुफा कराल जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर सिलबट्टे के साक्ष्य मिले हैं, हड्डी के औजार मिले हैं, पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। हमें ये पॉइंट्स
जो स्थल हम लोग बता रहे हैं हमें कई बार पढ़ना है ताकि हमें रटना ना पड़े और ये याद हो जाए। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बुर्ज होम हो गया, गुफा कराल हो गया, इसका आगे जो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, देखो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले यहाँ से। गेहूँ की 3 किस्मों की खेती और जौ की 2 किस्मों की खेती के बारे में पता चलता है। स्थायी जीवन के प्रमाण, प्रथम प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा इलाहाबाद में है। धान की खेती का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य, धान की खेती का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य ये है कोल्डिहवा। विश्व का प्राचीनतम खेती करने के बाद विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य धान की खेती का विश्व। तो कोल्डिहवा में क्या है, कोल्डिहवा धान की खेती का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है यहाँ पे। फिर लहुरादेव संत कबीर नगर में धान की सबसे प्राचीन खेती के साक्ष्य। इन तीनों में कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, इसको जो हम लोग क्वेश्चन, इन तीनों में कन्फ्यूजन रहता है। ये अभी ऐसे पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है तीनों। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर चौपानी मांडो, चौपानी मांडो यूपी में एक जगह है इलाहाबाद के पास, यहाँ हस्त निर्मित मृदभांड। चौपानी मांडो विश्व के सबसे प्राचीन मृदभांड चौपानी मांडो में है। चिरांड, हिरण जिसे चिंकारा बोलते हैं, चिंकारा, हिरण के सिंह की हड्डी के ऊपर। मांस की ब्रह्मगिरी पिकली हल जो है पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा संगन कल्लू, हल्लू, टेक्कलकोटा कर्नाटक, यहाँ से राख के टीले मिले हैं। संगन कल्लू हो गया। अब संगन कल्लू के बाद हमारा जो अंतिम बस्ता स्थल महागरा है, ये यूपी में है। यहाँ यूपी महागरा में क्या है, गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले। गोलाकार झोपड़ियाँ ऐसे हैं, ऐसे झोपड़ी के साक्ष्य में मिले हैं। धान जौ की खेती और पशु बड़ा के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग अभी पाषाण काल में इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में ताम्र पाषाण और कांस्ययुगीन संस्कृति। फिर हम लोग हड़प्पा की संस्कृति, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और फिर आगे हम लोग वैदिक संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों हम HEO के पूरे सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन करेंगे। साथ में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे ताकि एक साथ सर पर बोझ ना आए। और हमें सिलेबस को लेकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, हम पूरा सिलेबस कराएंगे। मेरा ये आप लोगों से वादा है, प्रॉमिस है। बस आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए होगा। वीडियो को आप लोग देखिए, दोस्तों में शेयर करिए, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते रहें। थैंक यू।